नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो एक तो बात करेंगे, सोनिया गांधी ने साबित कर ही दिया, वंदे जी, मातरम के लिए उनके मन में क्या भाव है। खैर, खुशी की बात ये है कि इस बार बिल पास हुआ और हम तो बचपन से ही वंदे मातरम गाते आए हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सोनिया गांधी ने क्या किया? जिस वंदे मातरम के लिए बिल पास हुआ, उसी वंदे मातरम को लेकर के उनकी असलियत सामने आ गई। उनके मन में क्या छिपा हुआ है वो सामने आ गया। दूसरे, अभिजीत दीपके के नाटक खत्म नहीं हो रहे हैं। जंतर मंतर के बाद वो आए दिन कहीं ना कहीं स्क्रीन पर आकर के कुछ ऐसी बात कह देते हैं। ऐसा लगता है उनके अंदर का जो कॉकरोच है वो कुलबुला रहा है और इनके लिए पूरा जो इनका पालतू मीडिया है बौखलाया हुआ है। तो कॉकरोच क्या तैयारी जी, कर रहे हैं ये समझेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आर के सिंह जी, प्रारब्ध से। जी। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को नमस्कार। और संदीप जी, ये कांग्रेस और इसमें इनकी मम्मी हो बेटा हो, कुछ ना कुछ ऐसा करना इनको बहुत अच्छा लगता है, जो हिट करता है हमारी फीलिंग्स को। कभी मोदी जी का अपमान, कभी अमित शाह जी का अपमान, और अचानक से देखिए झंडारोहण के समय सोनिया गांधी जी का क्या एक्ट था। थोड़ा सा जरा ये वीडियो देख ले पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल देखते हैं। देखिए। मैं दर्शकों को साथ में बताना चाहूँगा कि कौन-सा पैराग्राफ चल रहा था जिस पर इनकी यह प्रतिक्रिया शुरू हुई और इसको इन्होंने बंद कराने का कार्य किया। और अभी शाम को एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये वाला नहीं बजता है, हमारे यहाँ हमारा वाला बजता है। अब वंदे मातरम तुमने तो लिखा नहीं, कांग्रेसियों ने तो लिखा नहीं, वो तो हमारे बंकिम यहाँ चंद्र हमारे वाला चटर्जी। बसता है, वही बात। हाँ, तो आनंद मठ से निकला है। तो जो वहां लिखा है किताब का हिस्सा है। अब क्या महाभारत में जो भगवत गीता है वो किसी और की, किसी और की, वो तो गांधी थे, वो भी अपना वाला खेल खेलते थे कि हमारा वाला कुछ और होता है। कौन सा स्टैंजा चल रहा था, क्या शब्द चल रहे थे जिससे सोनिया गांधी तिलमिला गई अंदर से, बंद कर किया उन्होंने। थर्ड स्टैंजा है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हाराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। अब इसमें क्या क्या शब्द आते हैं? माँ शक्ति आती हैं, भक्ति आती हैं, प्रतिमा आता है और मंदिर मंदिर, यह शब्द आते हैं। इतना जैसे ही कान में पड़ता है कुछ फट फट जाता है अंदर। समस्या यह, देखिए दर्शकों, हम लोग को यह अंदाजा तो है, हमने जीवन में अनुभव भी किया, सबने किया है कि इस्लामिकों ने बहुत कस के वंदे मातरम का विरोध किया और उन्होंने क्लियरली बताया कि हम नहीं इसका सम्मान करते हैं, हम जबकि इसको बेइज्जत करते हैं। अगर तुम्हारे मन में इसके प्रति सम्मान की भावना है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि तुम्हें बेइज्जती महसूस हो या हम कुछ कर्म ऐसे करें, हम बैठे रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस्लामिकों ने जब संसद में वंदे मातरम का गान होता था तब ये पहले नहीं चले जाते थे। भाई अगर तुम्हें नहीं सुनना है, तुम्हें तकलीफ है, तो तुम पहले चले जाओ, हट जाओ। नहीं, ये रुकते थे, जब शुरू होता था तब उठ के खड़े होके फिर वॉक करते थे। जब सारी दुनिया, सब लोग सम्मान में खड़े हैं, तब ये निकल के वॉक करते थे। तो ये स्टेटमेंट था कि हम बेइज्जत करते हैं इसको, क्या कर सकते हो, क्या करोगे। एक जो भाव होता है ना, एक शब्द होता है, एक लाइन होती है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो ये वो उस टोन में रहते थे। अब कानून बन गया है, अब यह कार्य तो कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम अब बेइज्जत नहीं कर पाएंगे खड़े होके कैमरे पर। इस्लाम ने तो कस के दिखाया है कि यह समस्या है उनके, उनको, तो उन्होंने बता दिया। ईसाइयों ने जो है ना, समस्या उनको भी, मंदिर उन्होंने भी तोड़े। गोवा इंक्विजिशन करके है, अगर आप शेफाली वैद्य जी का वीडियो देखेंगे, संगम टॉक्स पर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि इस लोगों ने पूरी इतिहास संजोया है, तो जहां मौका मिलता है मैं प्रयास करता हूँ उन लोग को पता भी चले। तो गोवा में जिस प्रकार से ईसाइयों ने, पोर्टुगीज ईसाइयों ने मंदिर तोड़े 500 साल, उसका कोई पैरेलल नहीं।
इस्लाम ने क्या अत्याचार किया है? जो ईसाइयों ने अत्याचार किया है। उन्होंने रोमन साम्राज्य के मंदिर तोड़े, यूरोप को सैकड़ों साल जला कर रखा, सिर्फ इसलिए कि कुछ महिलाएं वहां पर प्रकृति को पूजती थी, तो उनको चुड़ैल बता दिया जाता था, उनको आग लगा दिया जाता था। 1.5 2 लाख 3 लाख महिलाएं इन्होंने जलाई। उसके बाद साउथ अमेरिका पहुंचे, वहां के नेटिव सिटीजन्स उनकी पूरी सभ्यता को खा गए, मार दिया। सो मच सो दैट कि ब्राजील में पोर्टुगीज बोली जाती है और पूरे बाकी रिमेनिंग साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, जो कि यूरोपियन भाषाएं। हम आज भी जो अंग्रेजी बोलते हैं वो भी तो यूरोपियन भाषा है ना। तो यह प्रभाव इन लोगों ने हर जगह छोड़ा कि वहां की भाषाएं, वहां का खान पान सब खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स जब ये लोग अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पहुंचे तो रेड इंडियन ट्राइब्स की, तो यही प्रयास इनका हमारे हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ है। जो ईसाइयत से पहले की सभ्यताएं हैं, इनको वो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इनका झूठ तो तभी सच बनेगा ना जब इनके सामने इनका इतिहास नहीं खड़ा होगा, इनके पुराने लोग नहीं खड़े होंगे कि व्हाटएवर। तो ये जो तकलीफ है ना, ये कष्ट है, ये ईसाइयों को है। अच्छा, माता जी कहाँ से आती हैं? सोनिया जी? जी तो नहीं है, खैर आई एम सॉरी, मैंने इनके आगे जी लगाया है सर। इनकी हरकतें बिल्कुल भी, इनका व्यवहार इनको कोई भी सम्मान के लायक नहीं छोड़ा है। तो ये कहाँ से आती है? ये आती है इटली से। इटली में भी प्राउड इटालियंस हैं जो नेशनलिस्ट हैं, इत्यादि इत्यादि हैं। पर इसकी जो कमिटमेंट है वो इटली से भी नहीं है, इसकी कमिटमेंट है वेटिकन से। जो इटली के अंदर, एक रोम के अंदर छोटा सा देश है ना, जो दुनिया भर के चर्चों को कंट्रोल करता है, भारत के बहुत सारे चर्चों को कंट्रोल करता है, फंड करता है, वो जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो किसी लखनऊ या मेरठ के मोहल्ले बराबर नहीं होगा, वो दुनिया के सारे चर्चों को फंड कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? इसका मतलब दुनिया भर के जो ईसाइयत से भरे हुए देश हैं, अभी हमने देखा एफसीआरए पर अमेरिका के रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट सब एक साथ आ गए। तो जो ईसाइयत से भरे हुए, उनको एफसीआरए से क्या मतलब था? लेकिन ये कि हमें पैसा डालना है मेरे भारत में और भारत को कन्वर्ट करना है, डेमोग्राफी चेंज करनी है। तो भारत के हिंदुओं की डेमोग्राफी चेंज करने में निशाने पर तो हिंदू है ना, भले वो उसको मुसलमान बनाओ पैसा डाल के या उसको ईसाई बनाओ पैसा डाल के। हिंदू सिख बौद्ध यही है इनके निशाने पर। पंजाब तो कन्वर्ट हो रहा है, आपने भी कितनी बार इसको डिस्कस किया है। So, ईसाइयत भी ना दुनिया की सभ्यताओं को खा जाने की आदत है उसको, और वो इस्लाम से ज्यादा खतरनाक है इस मामले में। तो सोनिया जो है, वो जो ईसाइयत का आक्रमण हुआ था भारत पर, जो अंग्रेज अपने साथ मिशनरीज लेकर आए थे, तो वो उसी श्रृंखला की एक कड़ी। तो वंदे मातरम, मंदिर, माँ शक्ति, भक्ति, इन सब से जो चिढ़ है वो इनको दिखती है। और ये भाई सोनिया तो आज एक सांसद होने के नाते पूरे लुटियंस का सबसे बड़ा बंगला लेके बैठी हुई, कितने साल से कोई पूछता नहीं, जानता नहीं, कुछ नहीं कहता। केसेस लगे हुए हैं, जुडिशरी से यह ऑर्डर आ गया कि हमारे केस पर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। अगर नेशनल हेराल्ड पर हम पूछें कि भाई क्या चल रहा है, तो जुडिशरी हमको बताएगी भी नहीं और उसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। अगर मुझे पता चल गया तो मैं पब्लिक में आके यह नहीं कह सकता कि नेशनल हेराल्ड केस का यह इस समय स्टेटस है। अब जिसको जानना हो जाके खुद जाए दिल्ली हाई कोर्ट और वहां पर पता करके आए। तो ये विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तकलीफ ये है कि हिंदू अपने लिए अपने कानून बना रहा है और अपनी सभ्यता को अपने संसद में पुश कर रहा है। सत्ता जिसकी होती है वो पुश करता है। आपके पास सत्ता थी ईसाइयत की, तो आप दिल्ली की प्रॉपर्टियां इस्लामिस्टों को वक्फ के नाम पे बांट रही थी। आप हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल ला रही थी कि कम्युनल वायलेंस होगा तो हिंदू दोषी होगा और मुसलमान जो है पीड़ित होगा, तो जेल सिर्फ हिंदू जाएगा। ये कानून लेके आ रही थी। तो किसी भी अच्छा, आप हो सकता है लोगों को लगे कि अरे ईसाई क्यों इस्लामियत को बढ़ावा देगा। किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है कि वहां पर उस देश के प्रति उस वहां के लोगों का भाव खत्म कर दो। तो वो इस्लाम बहुत कायदे से सिखाता है कि इस देश की जमीन से क्या मतलब, लूटो। तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है उस देश की ज्योग्राफी को। पाकिस्तान को कितनी आसानी से अमेरिका हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। इराक में सद्दाम हुसैन था, जिसको अपने देश के प्रति प्यार था, जैसा भी था, तो उसको जैसा बताया बम मार के पूरा इराक तबाह कर दिया, सीरिया तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, बेरूत तबाह कर दिया, लेबनान तबाह कर दिया। अभी बची खुची कसर जो, तो ये अमेरिका ये करता रहा है। वहां किसी बांग्लादेश में किसको, क्या बांग्लादेश को ईसाई बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस को भेजा था?
मोहम्मद यूनुस ने आते आते क्या किया, जो हार्डकोर आतंकवादी थे जमात के, उनको जेल से छोड़ के बांग्लादेश में छोड़ दिया। तो बांग्लादेश इस्लामिक बनेगा या ईसाई बनेगा? इस्लामिक बनेगा, लेकिन कंट्रोल करना आसान होगा, क्योंकि इस्लामिक देश ज्यादातर वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, उनके अंदर अपनी कोई इकोनॉमी पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, बर्बाद करने की क्षमता बहुत होती है, तबीयत से होती है। तो जो बर्बाद है उसको कंट्रोल कर सकते हो आसानी से। ये अमेरिका का एक मॉडस ऑपरेंडी है, और ईसाइयों का और ईसाई तंत्र का, जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका इनका एक प्रॉपर तरीका है, और ये आदत है, इनको यही आता है कि दुनिया को नियंत्रित किए बिना, कंट्रोल किए बिना, मारे बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो आज इनका ये वंदे मातरम में जो हिलना दिखा है, इसका इतिहास है जो मैंने हल्का सा समझने का प्रयास किया है कि ये क्यों कर रही है। अगर देखिए दर्शकों में होता क्या है कि यदि हम मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और तमाम हमारे हिंदू नेताएं हैं, उनका व्यवहार देखते हैं और हम ये जोड़ते हैं कि यह हिंदू है, बार बार बात होती है यह लोग तो हिंदू हैं, उनके कर्म अच्छे हैं। खैर उस पर मीडिया डिस्कशन नहीं करता है, जरा सी कहीं गलती पा जाता है तो अरे तो हिंदू होने के कारण इन्होंने ऐसा किया, संगी हैं, हिंसक हैं, इत्यादि इत्यादि 100 बातें वो लोग बोलते रहते हैं। पर हिंदू हैं इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, देश के अंदर की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। तो चूंकि एक अपने धर्म से आते हैं, इसलिए इन लोग का ये व्यवहार है। तो हम सोनिया को, राहुल गांधी को बिना उनके धर्म, उनके मजहब, उनके रिलीजन को एड्रेस किए हुए, सिर्फ अगर हम उसको इग्नोर कर दें और उस पर बात करें कि सोनिया को समझने का प्रयास करें, राहुल को समझने का, हम नहीं, थोड़ा सा शायद कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं। वो ईसाई हैं, इसलिए वो ऐसे हैं जैसे वो दिख रहे हैं। जी मैम। आपने संदीप जी बहुत बड़ी बात की है, और अब आप ये देखिए कि अमित शाह का अपमान कितना महँगा पड़ने वाला है इन्हें, और मोदी जी के लिए जो टिप्पणी उन्होंने की है, वो भी इनको बहुत महँगी पड़ेगी। तो अगर मैं एक लाइन में पूछूँ कि इनका एलओपी का पद, इनकी कुर्सी किस तरीके से देखते हैं आप? दीपिका की बात मैम फिर करते हैं बाद में। एक तो ये एलओपी नहीं है, ये एलओओ है, ये लू है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पी किसने लगाया? एलओओ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो वो अब लू नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लिश में लू का मतलब जो होता है टॉयलेट, जो इन्होंने बिल्कुल उसका जो एक्चुअल अर्थ है, इन्होंने वाकई में टॉयलेट बना रखा है। ये जाकर अपनी विष्ठा ही गिराते हैं वहां पर, ये त्याग ही करते हैं, शरीर से जो भी पदार्थ निकलता है ये उसका त्याग ही करते, जहां जाते हैं वहां त्याग करते हैं। स्टेज पर पहुंचे तो मोदी जी के अगेंस्ट में जो उनकी जो गले लगने की है, जो इतनी सुंदर तस्वीरें आती हैं, दुनिया के लोग आपस में गले नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा। तो हमारे जानने वाले जो है जादू की झप्पी नाम की पिक्चर बना देते हैं, हिट करा देते हैं, दुनिया को जादू की झप्पी आमिर खान और सब लोग देते रहते हैं, उसको तो तुम बड़ा प्रमोट करते हो। अभी तुम सब वीडियोज आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी किससे किससे गले मिलती थी, राजीव गांधी किससे किससे गले मिलते थे, शीला दीक्षित किससे किससे गले मिलती थी, और राहुल गांधी स्वयं किससे किससे गले मिलते हैं। भाई अगर तुम्हें गले लगना इतना तकलीफ है तो तुम संसद में मोदी जी के गले जाके क्यों जबरदस्ती चिपके थे? वो कौन सी डिप्लोमेसी थी तुम्हारी? तो और नेहरू के तो भाई, नेहरू तो गले लगते नहीं थे, गले पड़ जाते थे। किसके किसके? अच्छा उनको आदमी लोग नहीं पसंद थे, उनको गोरी महिलाओं से उनके ज्यादा संबंध आते थे। और ये सिर्फ बात ये नहीं कि हम लोग हियर से कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से इमेजेस में, तस्वीरों में और किताबों में और नेहरू के अपने कलेक्टेड वर्क्स में। प्रखर श्रीवास्तव जी को सुनिए, वो तो बकायदा पूरा इनका इतिहास पुराण सब पढ़ के बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि इन लोगों के क्या कुकर्म रहे थे। सो अब संदीप जी बात ये है ना, देखिए इन्होंने खुद ही बात शुरू की। कल भी बात हो रही थी शो में कि जब इस तरीके की बातें कोई भी पुरुष करे, तो सबसे पहले देसी भाषा में क्या कहा जाता है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? तो माँ बहन की बेइज्जती वाला काम तो इन्होंने खुद करवाया है। और ये दोनों, शीला दीक्षित का लड़का और ये मनोरंजन जो मैम, राहुल गांधी राहुल जी है, मैम, मैं तो राहुल ये गांधी। देखता हूँ कि हम लोग बचपन से, हम लोग, आप लोगों ने, हम दर्शकों ने कई सारे बच्चे देखे हैं, हम लोग भी बच्चे रहे हैं। हम्म। अगर हम लोगों ने बचपन में कोई गलती की है
तो मोहल्ले वाले या नातेदार रिश्तेदार सबसे पहले आके हमारे माँ बाप को कहते थे कि भाई क्या संस्कार दे रहे हो, या ये कि भाई माँ बाप पर आक्षेप लगता था, आरोप लगता था, उसके बाद हम लोग पीटे जाते, तो फिर हम लोग ठीक हो जाते थे कि हाँ ये काम नहीं करना है, ठीक है। कुछ गलत अगर करके आ रहे हैं तो उसमें, और या कुछ गलत नहीं करना है, उसमें एक बड़ा डर जो मन में रहता था कि मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए हमारी, या उन पर आक्षेप या आरोप लगने का हम कोई मौका न दें, ये हमारे मन में रहता था। और ये सही चीज भी, हम कोई ऐसा कुकर्म क्यों करें जिससे हमारे माँ बाप शर्मिंदा हो भाई, ठीक है। ये जो कर रहा है इसकी माँ ने क्या संस्कार दिए भाई, क्यों नहीं इसकी माँ पर आक्षेप हो, आरोप हो, क्या सिखाई हो। बच्चा तो है नहीं, 4 साल में रिटायर हो जाएगा, 60 साल की उम्र तक पा जाएगा भाई। 56 साल की उम्र तक तो लोगों की क्या क्या अचीवमेंट्स हो जाती हैं, क्या क्या काम कर लेते हैं लोग, कितने कुछ पूरा जीवन बना लेते हैं, कई लोगों का जीवन बना देते हैं। और इसने जिसको छुआ है उसको बर्बाद ही किया है। और तो इसकी माँ का क्या योगदान है इसके जीवन में, उसके जो हरकतों में, कि आज भी, मैं अब एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा शायद आप लोग को, लेकिन यह विशेषण बड़ा आवश्यक है इस आदमी के लिए, और अब शब्द मिल नहीं रहे। ये दिल्ली का जो, एक जो दिल्ली बदनाम है ना, कुछ लौंडों के कारण, कहीं जाते हैं तो छिछोरापंथी करते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, दारू पीते हैं, फेंक देते हैं, फिर निकल के कहते हैं, लड़ते हैं भिड़ते हैं, फिर कहते हैं कि जानता है मेरा बाप कौन है। राहुल गांधी एक डिट्टो वही है। और ये पूरा व्यवहार इसके खानदान से ही निकला है, जिस जो पूरी दिल्ली में प्रसारित हो गया है। नेहरू भी कहता आप होगा मेरा जानता है मेरा आप बाप कौन है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बाप की था। संजय बाप की गांधी बात कर कहता रहे होगा हैं। जानता है मेरी माँ कौन है। संजय गांधी जितना बदतमीज और जितना बड़ा घटिया आदमी था बिल्कुल। वो, जी, जी। और ये पूरा तंत्र राहुल गांधी को दिख रहा है। तो ये तो वही है, जानता है मेरा बाप कौन है, जानता है मेरी माँ कौन है। मैं बताता हूँ, ये तू तड़ाक करना, और जिस प्रकार के, मैं दिल्ली के उस छोटे से वर्ग की बात करता हूँ जो बाहर निकलते हैं या कहीं भी दिल्ली शहर में, तो उस पर चर्चाएं होती हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज बनते हैं, फिल्मों में उस तरीके का दिखाया जाता है। सर ये जितने आज पीएम मोदी जी ने दिमागी नक्सल बोले हैं, आपको पेस्ट्री फिल्म में उनका सबका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। सबका बिल्कुल, बिल्कुल। और और ये एक्चुअली में जो जिन ये लोगों, जी, ये जो वर्ड मोदी जी ने यूज़ किया है ना, ये पिछले दिनों जितनी भी घटनाएँ हुई हैं, उन सबको दर्शाता है किसी न किसी रूप में। आप जंतर-मंतर ले लीजिए, आप ये राहुल गांधी का बदजुबानी ले लीजिए, संसद में जो नाटक नौटंकी हुई है, ये सब क्या दिखाता है? उन्होंने एक शब्द में इनको जबरदस्त हिट किया है। जी। राहुल गांधी अब अपने आप को मोदी जी से कंपैरिजन करना छोड़ चुके हैं। वो पहले करते थे, आजकल वो अपने अपना कंपैरिजन, और आजकल वो अभिजीत जेन ज़ी। दिपके और, हाँ वो, नहीं जेनजी भी अच्छा है, बहुत अच्छा हमारा जो यंग जनरेशन है बहुत अच्छी है, बहुत शानदार जी, काम कर रहे हैं। कि स्पोर्ट्स में देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं, और स्टार्टअप्स में कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के छात्रों को जिनको मोदी जी ने संबोधित किया वो भी तो जेनजी, तो वो तो हॉस्टल में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, और वो पढ़ लिख के वहां पहुंचे हैं। फिर तो जेनजी में भी जो घटिया है ना, पूरा एकदम मिनिसिकल, जो इतना सा, जिसको मीडिया ने बहुत बड़ा बना दिया है। अब मीडिया ये कह रहा है, पालतू मीडिया जो है दिल्ली वाला, पालतू मीडिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पालतू मीडिया अब शब्द जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा हमारे प्रबुद्ध पत्रकारों ने भी शुरू किया है, और हमें उनका मतलब उनकी लाइन ये लेनी चाहिए, ये शब्द है इन लोगों के। तो दिल्ली का जो पालतू मीडिया है वह दिप्के दास दहिया को जो है इतना बड़ा बना दे रहा है, लग रहा है कि ये नेता बनेंगे। तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी केजरीवाल को नेता बनाने के बाद? समझ में नहीं आ रहा वो कौन है? और केजरीवाल के तंत्र से, कोख से नया एक राक्षस पैदा करके फिर उसको बड़ा बनाने में लगे हुए। और केजरीवाल का तो चलो 3-4 साल में पता चला कि अच्छा ठीक है ये घटिया आदमी है। इन लोग का तो 1 महीने में पता चल गया, फिर भी इनको बड़ा बनाया जा रहा भाई। इनके साथ में, दीपके और दास के साथ में एक दहिया था जो नाच रहा था, खूब डांस करता था, वो भी वीडियो पर ऐसी बदतमीजियां करता था, गायब हो गया, कहाँ है वो? अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है भाई? अब अजय रंका वो रंका इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जब मीडिया का मन करता है जिसका चेहरा चमकाना है उसका चेहरा चमकाने लगते हैं, वो सब बदतमीजी करने लगते हैं। दे आर एज गुड एज द मीडिया अटेंशन दे गेट। व्हाई इज मीडिया बिहाइंड देम? व्हाई इज मीडिया पुशिंग देम? व्हाई इज मीडिया प्रमोटिंग देम? कारण क्या है? भारत में क्या बात करने के लिए लोग नहीं है, ढंग की चीजें नहीं है क्या? देश की अचीवमेंट्स नहीं है?
अभी आज एक मतलब फार्मा कंपनी के कुछ लोगों ने, स्टार्टअप में यंग बच्चे हैं, उन्होंने एक ऐसी अद्भुत मशीन बनाई है, कहीं पर मैंने डिटेल पढ़ी नहीं है, सिर्फ एक ट्वीट देखा था, जिसमें जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। उसकी आज फाइनल, और वो टेक्नोलॉजी स्वयं डेवलप की गई। हम इनकी बात करेंगे कि हम इन लोग की बात करेंगे? और ये पता नहीं कहाँ अच्छा, जमीन पर कहाँ है ये लोग? कहीं नहीं है। क्यों? एक सोसाइटी में गए थे, वहां ये दिप के गया था, और भगा दिया वहां वहां से। सोसाइटी के लोगों ने, अब वही बात, सोसाइटी के लोगों ने जो कहा, मैं वही वर्बेटिम कोट करना चाहूंगा कि भाग जाओ, नहीं भी पुलिस बुलाते हैं, नहीं बताया तुम्हें, भी इज्जत से भाग जाओ। विशुद्ध बस लात मार के नहीं भगाया, बाकी सारे कर्म कर दिए इसके। तो तुम जमीन पर कहीं नहीं हो, तुम पार्षदी का चुनाव लड़ोगे नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे घटिया बच्चे, सिर्फ मीडिया इनको बना रहा है। और जो बना रहा है वो मीडिया खुद कैसा है? वो दिमागी नक्सल है। वो दिमागी नक्सली है। जो मीडिया दीप के दास का समर्थन कर रहा है, और जो मीडिया राहुल गांधी की घटिया हरकतों का भी समर्थन कर रहा है, वो विशुद्ध दिमागी नक्सली है। तो ये तो सीधा सीधा इन लोग का लिंक दिख रहा है। तो हम इतने गए गुजरे हैं कि हमको इन पे बातचीत करनी पड़ रही है, और मीडिया इनको जो हमारा नेता बना के, भाई दिपके कहता है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्यों भाई? हमारे भविष्य का सवाल नहीं है? तू नेता बनेगा मेरा, मैं तुझे अपने सर पे बिठा लूं, अपने जीवन के फैसले करने दूं बड़े बड़े तुझे? न चरित्र, न कर्म, न कोई बैकग्राउंड, न कोई ट्रैक रिकॉर्ड, बस कहीं से लैंड किए हैं और मीडिया ने तुमको चढ़ा दिया, तो मैं अपने सर पे बिठा लूं तुम्हें। अब तू बनेगा मेरा नेता, या मेरी अगली जनरेशन का नेता तू बनेगा? ये तो नहीं होने देंगे भाई हम। तुम जैसे घटिया लोग बनेंगे सिर्फ इसलिए कि मीडिया ने चढ़ा दिया। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। अब थोड़ा सा दिल्ली मीडिया, पालतू मीडिया को भी समझना चाहिए कि भाई भारत के साथ ऐसे मत खेलो। भारत में और भी अच्छी चीजें हो रही हैं, कमाल की चीजें हो रही हैं, ढंग की चीजें हो रही हैं। अब कहोगे नहीं, जनता कॉकरोच, अरे नहीं सुनना चाहते हैं हम भाई, कॉकरोच के बारे में मत सुनाओ, खत्म करो, डन करो, तुम ही बस लगे हुए हो। हमें कुछ ढंग और की बातें संदीप भी जी बता दो। बिल्कुल ये केजरीवाल के नक्शे कदम पे चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जैसे वो कहते थे राजनीति में नहीं आना, आ गए। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के ढांचे और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राजनीतिक दलों ने कोई काम नहीं किया। दीप मतलब के कहाँ मुझे से आए क हैं? ख ग जी। घ अंगा पूरा सुना दे, क से गया तक। जो स्कूल खोलना होगा मैं सरकार से बोल के कहीं से व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा कि चल तू एक स्कूल खोल ले यार। क ख ग घ अंगा सुना दे मुझे पूरा दीप के। इनको इनको इनके हाथ में दे दूं मैं? ये अब सरकारी स्कूल तय करेंगे कि क्या होता क्या नहीं होता। मीडिया देखिए, मनविंदर जी आप भी जानती हैं, कई लोग यूट्यूब पर कार्य करते हैं और अपना मीडिया या टीवी मीडिया में काम करते हैं। मैं सोचता हूँ कि कभी ये लोग जमीन पर, मतलब भारत के टॉप 6-7 शहर को छोड़कर, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि इत्यादि को छोड़कर, और भी छोड़े, जयपुर, लखनऊ इत्यादि हटा के, कहीं किसी टायर 2 टायर 3 सिटी में 7 दिन अगर ये लोग रहे हो, 7 दिन गुजारे, और फिर आके बताएं दिल्ली में बैठ के कि यार ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम देखो घूम के आए, कि कभी निकलते नहीं। लेकिन वहां बैठे स्टूडियो में तो ये है कि हमको सब पता, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम अपने बबल में जीते हो। तुम कभी एक महीने की बस रोड ड्राइव कर लो, भारत की कर लो, तुम्हारे पास बहुत समय है भाई, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, तुमको तुम्हारा काम ही है, तुमको इस बात के पैसे भी मिल जाते हैं, फंड भी कर देगा। चुनाव में उतरते हैं, बताइए माइक लेके माहौल कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे यार, बिना चुनाव के कभी उतरो, देखो जनता से बात करो बिना कैमरे के। कुछ जानने का, सीखने का, भारत को तुम भी जानने का प्रयास कर सकते हो भाई। हर बार तुम उतर के भारत को नहीं बता सकते हो कि देखिए ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होता है, वैसा होना चाहिए, योगी जी ठीक नहीं है, अखिलेश बहुत शानदार है। तुम ज्ञान मत दो हमें, तुम खुद आके पहले भारत से ज्ञान लो, भारत को समझने का प्रयास करो। कौन कह सकता है कि वो भारत को पूरा जानता है, जो इतना ज्ञान। 2 दिन कोई घटनाएं ना हो तो इन लोग का घर न चले। अरे यार, आज तो कोई न्यूज ही नहीं है बताने के लिए, क्या बताएं। तो एक से एक वाहियात न्यूज लेकर लाते हैं कि अच्छा यहाँ पे वो कोई गिर पड़ा, कोई कूद पड़ा, 2 वाहनों में हुई टक्कर,
जब कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बड़ी घटना होती है मजा आ गया, अब तो हम दिन भर इसी को चूड़ी कसते रहेंगे। अरे ढंग के काम हो रहे हैं, ढूंढो तो सही, खुद को पॉजिटिव बना लो। दिन भर नेगेटिविटी में घुसे हुए लोग, नेगेटिव न्यूज के अराउंड घूमते हुए लोग, नेगेटिव न्यूज ढूंढते हुए लोग भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव होना है, ठीक नहीं होना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तुम पहले खुद को ठीक करो यार। अभी न्यूज लॉन्ड्री के संबंध में वहां के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि क्या वहां घटिया टॉक्सिक व्यवहार चल रहा था। तरुण तेजपाल जैसे घृणित आदमी का समर्थन करने के लिए लोग चले आ रहे हैं। वो अपनी बेटी की दोस्त, जो कि तरुण तेजपाल के दोस्त की बेटी थी, उस पर कूद पड़ा वो। ऐसे लोगों का बचाव करें, ऐसे लोगों से सीखें और ऐसे लोग की मैगजीन पढ़ें हम। मतलब हम लोग, परमिंदर जी, सही मुझे लगता है कि ये लोग हम लोग, ये बाकी भारतीय को समझते क्या है। हम इतने गए गुजरे कि जो मीडिया के हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, वो सिर्फ भारत को नेगेटिव 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 दिखाने में लगी हुई। अभी मैंने कल एक ट्वीट देखा कि अरे मोदी जी ने संसद में वंदे मातरम गा दिया, बेवकूफ बना दिया, देश को बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा भाई तुम 4 वीडियो दिन में न डालो तो तुम्हारा घर नहीं चलता। तुम अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं बैठे हुए हो, कहीं सुरक्षित प्रदेश में, देश में बैठे हुए, जन्मभूमि छोड़ रखी है। जन्मभूमि को जाकर बेहतर करने का कोई कार्य तुम करते नहीं। ज्ञान इतना है कि ये गलत हो गया है, वो गलत हो गया है, ये भी ठीक नहीं था, वो भी सही नहीं था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मंदिर की मूर्ति टेढ़ी क्यों है, और मतलब कुछ भी, कुछ भी, हर चीज गलत है। चूरन बन, अच्छा यह भी शब्द है कि बटोगे तो कटोगे, तो भाजपा ने हिंदुओं को चूरन सौंप दिया है। बटोगे तो कटोगे, जो जीवन का मंत्र योगी जी ने दिया, वो बार बार दे रहे हैं, उसको विपक्ष नहीं धराशायी कर पा रहा था। सो कॉल्ड राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स जो है उसको कह रहे हैं चूरन। क्यों? क्योंकि तुम अब ऐसी सुरक्षित, तुम योगी जी की दुही सुरक्षा में ही बैठे हो, इसीलिए सब बातें बोल भी पाते हो। अपनी जन्मभूमि पर जाओ, अपने ज्ञान का कुछ वहां प्रवाह कर्म में उतारो। वही कहता हूँ, 7 दिन 10 दिन कहीं रहो, कर्म को तो देखो लोग कर क्या रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। 4 ट्वीट पढ़ लिए, 1 घंटे का वीडियो बन गया, हो गया काम। यही हमारा दिनचर्या है, और ऐसे लोग से हम भारत का ज्ञान ले रहे हैं। भारत को इनसे सीखना है। और जो कहता है, जो सही कह रहे हैं। आपने संदीप जी कई विषयों पे विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार।